हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। और भाई इस वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रोडक्शन। तो भाई इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको हम पढ़ाने वाले हैं कि यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि भाई प्रायिकता बंटन क्या होता है और उसका माध्य कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आप देख लो कि यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब भाई देखो, गणित हो या भाई साइंस हो, वहां पर भाई होता क्या है, अगर किसी चीज का नाम कुछ रखा गया है तो उसकी प्रॉपर्टीज, जो उसमें विशेष गुण होते हैं, उसको देखकर ही यहाँ नाम रखे जाते हैं। अब नाम है यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल, अर्थात इसमें भाई ये वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती होंगी। अर्थात भाई अगर कोई प्रयोग रैंडम हो रहा है, यादृच्छिक है, अगर कोई प्रयोग रैंडम हो रहा है और वहां कोई संख्या ऐसी है जो वेरिएबल है, जो भाई वेरी करती है प्रयोग के आधार पर, तो उसे हम कहते हैं यादृच्छिक चर। ठीक है। अब यहाँ पर भाई पहले उदाहरण से ही समझाएंगे, ऐसे काफी कठिन हो जाएगा। अगर आपके पास दो सिक्के हैं, दो सिक्के हैं और अगर उन्हें आप उछाल दो, अगर आप दो सिक्के उछाल दो, तो आपको भाई पहले से पता है कि वहां पर चार आउटकम आएंगे। तो इसकी जो प्रदर्श समष्टि है वहां पर आप क्या लिखोगे, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे। पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है, पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ सकता है। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, तो चार हैं, और ये आपके सैंपल स्पेस हो गए। ये तो आपको पहले से पता है। अब इसमें रैंडम वेरिएबल कहाँ पर है। देखो, जो रैंडम वेरिएबल होता है उसे हम लोग एक्स से व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर एक्स क्या है देखना, जैसे आपको पूछ दे कि चित यहाँ कितने आए हैं, तो हम लिखेंगे हिंदी में चितों की संख्या। तो जो एक्स है वो क्या है, चितों की संख्या है। अंग्रेजी में कहेंगे तो नंबर ऑफ हेड। ठीक है, नंबर ऑफ हेड्स। तो अभी क्या है कि चितों की संख्या, अगर आपसे पूछ दे सैंपल स्पेस ना, सीधे पूछे कि भाई चितों की संख्या क्या है, तो उसे हम कहेंगे रैंडम वेरिएबल, और उसे हमेशा एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स की खास बात क्या है, भाई एक्स की खास बात है कि जो इसका डोमेन होता है, जो इसका डोमेन होता है वो होता है आपका सैंपल स्पेस। तो इसका जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस होता है, और जो इसका कोडोमेन है, ठीक है, जो इसका कोडोमेन है वो होते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। ठीक है। ये तो हो गई समुच्चय के आधार पर बातें। इसका जो डोमेन है वो हमारा हो जाएगा सैंपल स्पेस, प्रदर्श समष्टियां, और जो कोडोमेन है वो होता है रियल नंबर्स, अर्थात वास्तविक संख्याएं। ठीक है। अभी इसको जब उदाहरण से बताएंगे ना, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि इन दोनों चीजों का मतलब क्या है। तो आपने पहले क्या किया कि दो सिक्के उछाले, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए चार, आपने यहाँ पर सैंपल स्पेस लिख दिए चारों। अब हमने एक्स को क्या माना है, एक्स को माना है नंबर ऑफ हेड्स, चितों की संख्या। अब देखना, यहां पर बताओ कितने हेड हैं, तो आप ऐसे लिखोगे एक्स एच एच, यहां पर दो हेड हैं। अब देखना, हर बार एक्स का मान जो है वो वैरी करेगा, लगातार वेरिएबल होगा। यहां पर हो गया। अब बताओ दूसरे वाले आउटकम में, टी टी में कितने हेड हैं, कोई भी हेड नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। ऐसा ही जो हमारा तीसरा आउटकम आया था एच टी, यहाँ पर कितने हेड हैं, एक हेड है। और जो लास्ट में है वो है टी एच। अब बताओ यहाँ पर कितने हेड हैं, तो यहाँ पर एक हेड है। तो देखा, आपने दो सिक्के उछाले, ठीक है, सैंपल स्पेस लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए चार, पर हमने एक्स को क्या माना, एक्स को माना नंबर ऑफ हेड, चितों की संख्या। तो इतने मान हमें प्राप्त हो गए। भाई यहाँ पर दो चित हैं, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। अब देखना, एक्स के हमें कितने मान प्राप्त हो गए हैं, जीरो है, एक है और दो है। जो मान हमें प्राप्त होते हैं वो होता है कोडोमेन। अब देख लो, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर्स है ना, अर्थात एक्स के मान हमेशा
रियल नंबर्स होंगे, वास्तविक संख्याएं ही होंगी। 0 है, 1 है, 2 है। और ये 0 1 2 आप लाए कहां से हो? आपने उसके लिए सैंपल स्पेस का यूज किया है। ये आपके क्या है, एच एच टी टी एच टी टी एच, ये आपके सैंपल स्पेस ही तो हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका? डोमेन है सैंपल स्पेस, और कोडोमेन अर्थात उत्तर में क्या आ रहा है? उत्तर में आ रहा है रियल नंबर्स। तो इस प्रकार से आप समुच्चय के द्वारा भी भाई जान पाओगे कि ये एक्स क्या होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि भाई जहां पर कोई एक्सपेरिमेंट रैंडमली हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पर एक निश्चित संख्या होती है। ठीक है, जैसे आप चितों की संख्या ले लो, आप पटों की संख्या ले लो, कुछ भी एक्स मान सकते हो। आपने मान लिया। अब एक्स की खास बात यह है कि इसका डोमेन जो है वो सैंपल स्पेस होता है, प्रतदर्श समष्टियां, क्योंकि वहां से आप एक्स के मान निकालते हो, और जो भी मान निकालते हो वो हमेशा रियल नंबर्स होने चाहिए। यही इसका कोडोमेन होता है। ठीक है, तो x का मान यहां से भाई क्लियर हो गया। ठीक, अभी है क्या कि अगर आपको इस x के आधार पर, भाई x यही रहेगा, x के आधार पर अगर आपको प्रायिकता निकालनी पड़ जाए, तो आप कैसे प्रायिकता निकालोगे? यहां पर भाई ध्यान देना है आपको बहुत ज्यादा। जैसे x का मान 2 है, तो अब इसकी अगर आपसे हम प्रायिकता पूछ दें तो क्या हो जाएगा? पी एक्स हो जाएगा। अब 2 क्या है, अर्थात एच एच आने की प्रायिकता कितनी है? देख लो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 4 हैं, और एच एच केवल एक बार आया है। तो पी एक्स क्या हो जाएगा आपका? 1/4। कब? जब भाई 2 है, एक्स का मान कितना है? 2 है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक्स एच एच बराबर 2 पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? 1/4। लेकिन अगर वहीं आप भाई टी टी कर लो, बराबर 0 है ना, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब यहां पर कोई भी हेड नहीं है, तो क्या प्रायिकता का मान शून्य हो जाएगा? देख लो भाई, एक्स का मान तो शून्य है, लेकिन देख लो एक आउटकम यहां पर भी है, और टोटल आउटकम 4 है, तो इसकी प्रायिकता भी 1/4 हो जाएगी, शून्य नहीं होगी। एक्स का मान भले ही शून्य हो गया हो, लेकिन वहां पर सैंपल स्पेस में क्या है? एक आउटकम है ना, टीटी, एक बार लिखा हुआ है, तो प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। बस यही बात आपको समझनी है। अब देखो, x का मान 1 कब आया है? 2 बार आया x का मान 1, भाई यहां पर भी आया है और यहां पर भी आया है, अर्थात 2 सैंपल स्पेस ऐसे हैं जहां पर x का मान 1 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? भाई इसकी प्रायिकता हो जाएगी पी एक्स बराबर, देखो 2 आउटकम है और टोटल आउटकम होते हैं 4, तो हो जाएगा 2/4। और भाई इसको हल करोगे ना, तो आ जाएगा 1/2। तो पूरा समझ में आ गया। अगर आप 2 सिक्के उछालते हो तो सबसे पहले हमने लिखे सैंपल स्पेस, और भाई 4 परिणाम आपके पास आएंगे। फिर जो हमारा रैंडम वेरिएबल था ना, उसे हमने मान लिया चितों की संख्या, नंबर ऑफ हेड्स। अब x की खास बात क्या है कि इसका डोमेन s होता है, अर्थात s से मान रखोगे, और को डोमेन होता है रियल नंबर्स। ये आपके आंसर आएंगे। तो s में से मान रखा, तो x का मान पहले 2 आ गया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। फिर उसी के आधार पर हमने भाई 2 पर या 0 पर या 1 पर सबकी प्रायिकताएं निकाल दी। ठीक है, तो अभी आपको रैंडम वेरिएबल भी मालूम है और उनकी प्रायिकताएं भी मालूम है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप चाहो तो इस आधार पर एक टेबल बना सकते हो। बहुत ध्यान देना है आपको। देखना, जैसे हम इसके आधार पर एक टेबल बना दें, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे x की वैल्यू, और यहाँ लिखेंगे पी एक्स की वैल्यू, उन्हीं की प्रायिकता। तो देख लो, यहाँ पर x के ना 3 मान आए हैं। पहला 0 है, फिर 1 है, और फिर 2 है। तो x के 3 मान आ गए हैं। 0 पर कितनी प्रायिकता है? 1/4 है। फिर 1 पर कितनी है? 1 पर है 1/2, और 2 पर कितनी है? 2 पर है 1/4। ठीक है, तो इस टेबल में आपको दोनों बातें लिख दी हुई हैं, जो भी x का मान है और जो भी संबंधित उसकी प्रायिकता है। ठीक है, तो जो ये टेबल बन गई ना,
इसे हम लोग कहते हैं प्रायिकता बंटन। ध्यान रखना है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता बंटन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ये वाली, ये भी आपको आगे पढ़नी थी, तो भाई हमने आपको यहीं पर बता दिया है कि जो प्रायिकता बंटन होता है उसमें क्या होता है। इस प्रकार से एक टेबल बनानी होती है, एक्स के जो भी मान हो सकते हैं वो लिखने होते हैं, और उन मानों की प्रायिकताएं क्या होती हैं। अगर आप ऐसी एक टेबल बना लेते हो तो उसे हम लोग प्रायिकता बंटन कहने वाले हैं। अब प्रायिकता बंटन में ना कुछ खास बातें होती हैं, ये भी आपको भाई देखना पड़ेगा। जैसे घटना कोई भी हो, अगर आप पी एक्स को ना जोड़ लोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो उसका मान हमेशा एक होना चाहिए। अगर एक है तो समझ जाओ ये वाली प्रायिकता बंटन जो है वैलिड है, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो समझ जाओ ये वाली इनवैलिड होगी। तो ये इसकी पहली खास बात है। तो देख लो, यहाँ पर आप सभी प्रायिकता को जोड़ लो। 1/4 यहाँ हो जाएगा 1/2, और भाई यहाँ हो जाएगा 1/4। 4 हो जाएगा एलसीएम 1, 2 दूनी 4 और 1, तो यहाँ हो जाएगा 4/4। हल करोगे ना तो एक आंसर में आ जाएगा। तो देखा आपने, पी एक्स का टोटल मान एक के बराबर है, तो ये वाली जो प्रायिकता बंटन है ये वैलिड है। लेकिन इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज होती हैं। कभी कभी क्या होगा कि मान तो एक के बराबर आ जाएगा, लेकिन अगर कोई और प्रॉपर्टी पूरी नहीं हो रही है तो भी ये इनवैलिड हो जाएगा। तो और प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? जैसे पी एक्स का जो मान है वो भाई हमेशा क्या होगा? शून्य से बड़ा होगा, अर्थात कभी भी पी एक्स का मान जो है वो माइनस में नहीं, कभी भी जो प्रायिकता है वो माइनस की नहीं हो सकती है। किसी भी चीज की प्रायिकता कभी भी माइनस की नहीं हो सकती है। दूसरी बात, कभी भी प्रायिकता का मान जो है वो एक से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो प्रायिकता है उसका मान हमेशा भाई क्या होगा? एक से छोटा ही रहता है। कभी भी ये नहीं है कि आपने कहीं पर प्रायिकता निकाली और भाई उसका मान 1.5 आ गया, ये गलत है। अगर किसी टेबल में इस प्रकार की वैल्यू लिखी हुई है तो आप जान जाओगे कि वो वैलिड टेबल नहीं है। तो जोड़कर एक होना चाहिए, पी एक्स का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, शून्य या धनात्मक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और पी एक्स का मान एक से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो आप जान जाओ कि जो ये प्रायिकता बंटन बना हुआ है ना ये वैलिड है। तो प्रश्नावली में जब जाओगे ना तो आपसे पूछेगा कि भाई प्रायिकता बंटन बने होंगे, और पूछेगा इसमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। अब भाई जैसे देखो 13.4 जब आप शुरू करोगे तो जो पहला सवाल दिया हुआ है वहां पर क्या है, आपके पास चार टेबल बनी हुई है, और चारों में आपसे एक ही बात पूछेगा कि कौन सी वैलिड टेबल है इसमें और कौन सी वैलिड नहीं है। जैसे आप पहले पर पूरी निगाह डालिए, एक्स का मान है 0, 1, 2, पी एक्स है 0.4, 0.4 और 0.2। देख लो, पी एक्स का मान धनात्मक है और एक से बड़ा भी नहीं है, ठीक है। फिर इन्हें आप जोड़कर देख लो कि क्या पी एक्स का मान एक के बराबर है। 0.4, 0.4 और 0.2 का मान एक के बराबर हो जाएगा। तो जो ये वाली टेबल है ना ये एक वैलिड टेबल है। लेकिन इस वाली टेबल पे आप गौर करो, एक प्रायिकता ऐसी है जो कि माइनस की है, -0.1। तो भाई प्रायिकताएं माइनस की नहीं हो सकती हैं, और ये इनवैलिड यहीं पर हो जाएगी। यहाँ देख लो, y का मान है -1, 0, 1, लेकिन जरा पी वाई चेक करो, 0.6, 0.1 और 0.2। अगर आप इन तीनों को जोड़ दो ना, प्रायिकताएं जोड़ दो, तो इसका मान एक के बराबर नहीं होगा, और अगर एक के बराबर नहीं होगा तो ये वाली टेबल वैलिड नहीं। अगर सब प्रॉपर्टीज पूरी हो तो जोड़कर एक भी तो होना चाहिए, यहाँ पर जोड़कर एक तो है नहीं। नीचे वाली में आ जाओ, देखो बाकी सब तो सही है, लेकिन पी जेड 0.3, 0.2, 0.5, 0.9, एक, यहाँ पी जेड का मान एक से बड़ा हो जाएगा। अगर आप इन सबको जोड़ दो ना तो इसका आंसर जो है वो एक से बड़ा हो जाएगा, जबकि नियम है कि टोटल जो प्रायिकता है वो कभी भी एक से बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक होनी चाहिए, मतलब हमेशा जो प्रायिकताओं का योगफल है वो हमेशा एक होना चाहिए, ना एक से कम ना एक से ज्यादा।
पर यहाँ पर अगर आप जोड़ोगे तो मान जो है वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। ये वाली भी टेबल वैलिड टेबल नहीं है। तो भाई इन चारों सवालों में केवल पहली टेबल है जो कि भाई वैलिड टेबल कही जाएगी। ठीक है, तो आपको हमने यहाँ उदाहरण से भी बता दिया है कि किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। टेबल दी होगी और आपसे पूछेगा कि भाई बताओ वैलिड टेबल है या नहीं है। तो प्रायिकता बंटन भी हमने आपको बता दिया, उसमें कौन कौन सी खास बातें हैं जो आपको भाई ध्यान में रखनी है वो भी आपको बता दिया, और भाई उदाहरण से भी समझा दिया कि आप किस प्रकार से जान पाओगे कि कोई प्रायिकता बंटन वैलिड है या इनवैलिड है। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो भाई हम लोग इसके आगे चल सकते हैं। अभी क्या है, जब आप प्रायिकता बंटन निकाल लेते हो ना, तो आगे आपको उनका माध्य निकालना होता है। भाई माध्य तो आप लोग पढ़ के ही आए हो, मीन निकालना होता है। ठीक है, जिसे प्रत्याशा भी कहते हैं। अगर आप प्रायिकता का माध्य निकालोगे, ठीक है, तो उसे प्रत्याशा भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्याशा। ठीक है, और हमें निकालना क्या होता है, निकालना होता है मीन, माध्य निकालना होता है। ठीक है, जैसे आप वही टेबल को आप दोबारा बना लीजिए इस प्रकार से, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये हो गया एक्स, ये हो गया आपका पी एक्स, 0, 1 और 2। ठीक है, पी एक्स का मान है 1/4, फिर यहाँ था 1/2, और भाई यहाँ पर भी है 1/4। तो ये तो आपकी जो टेबल है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रायिकता बंटन है ये। क्या है ये प्रायिकता बंटन है। तो इतना तो आप पढ़ के आए हो। अब भाई आप सोचोगे कि यहाँ पर आप माध्य कैसे निकाल सकते हो। देखो, तो जो माध्य होता है ना उसे हम लोग पहले एक्स बार करके लिखते थे, तो अभी भी आप उसे एक्स बार करके ही लिख सकते हो, क्योंकि उसे हम लोग प्रत्याशा भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन। तो उसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ई एक्स करके भी लिख सकते हो। तो चाहे आप एक्स बार करके लिखो और भाई चाहे तो ई एक्स करके भी लिख सकते हो। भाई सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है कि x और px की गुणा करनी है और बाद में जोड़ देना है। क्योंकि जोड़ना है तो हमने सिग्मा लगा दिया, और x की गुणा करनी है और px की गुणा करनी है, एक्स आई इंटू पी एक्स आई, और बाद में गुणा करके जोड़ना है। उसके लिए हमने सम का यूज किया है। तो भाई ये होता है सूत्र प्रत्याशा या प्रायिकता का माध्य का। अब जैसे आपको यहां पर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, यहां पर आप लिखोगे ई एक्स बराबर, देखो एक्स और पी एक्स की ना गुणा करनी है, तो यहाँ हो जाएगा 0 × 1/4 प्लस, फिर यहाँ यहाँ गुणा करनी है तो हो जाएगा 1 × 1/2 प्लस यहाँ 2 × 1/4। अब देखना, हल करो भाई, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर जब सरल करोगे ना तो यहाँ पर भी 1/2 ही आ जाएगा। 1/2 जोड़ोगे ना तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस टेबल की प्रत्याशा क्या हो जाएगी, 1। प्रत्याशा भी कह सकते हो और उसे एक्स बार भी कह सकते हो, अर्थात प्रायिकता का जो हमारा माध्य होगा वो क्या होगा, 1। या कह सकते हो कि उसकी प्रत्याशा क्या होगी, एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो वो होगी 1। तो भाई देखो यहाँ पर हम आपको 3 चीजें पढ़ा चुके हैं अभी तक। यादृच्छिक चर क्या होता है, उसके अलावा ये प्रायिकता बंटन क्या होता है इसके बारे में पूरा बता दिया, और अभी आपको हमने बताया है कि ये मीन, प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन क्या होती है। सूत्र काफी आसान था, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, और निकालना भी बहुत आसान है। एक्स और पी एक्स की गुणा करनी है और जोड़ते चले जाना है, जो भी आंसर आएगा वही आपकी मीन वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ई एक्स का मान वही हो जाएगा। अभी ये अगर आपको पूरा क्लियर हो गया ना, तो आपको हम एक उदाहरण बताएंगे अब, जहां पर ये तीनों ही चीजें आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। तो अब भाई ध्यान दीजिए, देखिए एक हेडिंग और भी है, यादृच्छिक चर का प्रसरण, वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो भाई ये वाला ना पहले सिलेबस में था, पर अभी क्या है, ये वाला सिलेबस से हटा दिया गया है, तो अभी हमें ये वाली चीज नहीं पढ़नी। तो अगर कोई सवाल में ये चीज होगी आगे
तो इसको हम छोड़ दिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई इस पर बेस्ड आगे सवाल तो होंगे बुक में, लेकिन उन सवालों को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये चीज क्या है भाई, ये चीज जो है सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देख लो, उदाहरण नंबर 24। ताश के 52 पत्ते हैं, सुमिश्रित गड्डी है, दो पत्ते निकाले गए हैं उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ। ठीक है, एक निकाला, देखा, वापस रख दिया, दूसरा निकाला, देखा, ऐसे करके। ठीक है, मतलब यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखना इस सवाल को आप कैसे लगाने वाले हो। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, तीनों ही चीजें आपको हम एक ही बार में क्लियर करा देंगे। अब बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे भाई 52 ताश की ना एक गड्डी है, और भाई आपको करना क्या है, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या दे रखा है, कह रहा है इक्कों की संख्या, नंबर ऑफ एसेज आपको निकालने हैं। तो 52 ताश की गड्डी है और एक्स का मान है इक्कों की संख्या, और हो क्या रहा है कि दो पत्ते आपको रैंडमली निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रहा है। उसने कह दिया है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो भाई पिछले हम काफी सवाल आपको पढ़ा चुके हैं जहां पर हमने रिप्लेस भी किया था और नहीं भी किया था, दोनों ही सवाल आपको पढ़ाए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्लेसमेंट में क्या होता है। आपके पास गड्डी है, आपने पहले एक पत्ता निकाला, देख लिया कि भाई हाँ इक्का है, उसे वापस रख दिया, फिर आपने दूसरा पत्ता निकाला और वो फिर से इक्का है। तो इस प्रकार से आप वहां पर दो इक्के निकाल सकते हो। रिप्लेसमेंट का मतलब है एक पत्ता निकालोगे, वापस रख दोगे, फिर आप दूसरा पत्ता निकालोगे। अगर रिप्लेसमेंट नहीं होता तो हमने एक पत्ता निकाला, देखा और उसे बाहर रख दिया, फिर हम दूसरा पत्ता निकालेंगे, तो वहां पर तरीका बदल जाता है। तो इक्को की संख्या आपको लानी है। देखो अगर आपको दो ही पत्ते निकालने हैं तो ये हो सकता है कि शायद दोनों इक्के हों, तो एक्स का मान 2 हो सकता है, या भाई हो सकता है कि दो पत्ते आपने निकाले हैं उसमें एक ही इक्का निकले, और भाई यह हो सकता है कि दो पत्ते आपने निकाले हैं और उसमें कोई इक्का ना निकले। तो यहाँ पर एक्स के 3 मान संभव हो गए हैं। तो यहाँ पर आप पहले ही एक टेबल खींच ले। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ टेबल बना लीजिए। ये देखो बन गई। तो यहाँ x का मान और यहाँ हम लोग पी एक्स का मान लिखने वाले हैं, 0 1 2। अब आपको देखना है कि जब x का मान शून्य है तो पी एक्स का मान क्या होगा। अब देखो x का मान शून्य है, भाई x का मान शून्य कब होगा, अर्थात आपने अगर दो पत्ते निकाले हैं तो उसमें कोई भी इक्का ना निकले, कोई इक्का नहीं। दोनों पत्ते आपने निकाले रिप्लेसमेंट से, लेकिन बाई चांस कोई इक्का ना आए, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, बहुत ध्यान दीजिएगा। देखना सबसे पहले हम एक इक्का निकालेंगे। 52 ताश के पत्ते हैं, उसमें आपको पता है कि 4 इक्के होते हैं। तो अगर आपको इक्के निकालने हो तो आप लिखोगे 4/52। ठीक है, अगर इक्के नहीं निकालने हैं तो आप चाहो तो 1 से घटा दो, वरना आप भाई ये भी कर सकते हो कि 52 ताश के पत्ते हैं उसमें 4 इक्का हैं, 4 के अलावा 48 पत्ते और हैं जो इक्के नहीं हैं, और हमें इक्के नहीं निकालने हैं, तो हम उन 48 में से एक पत्ता निकालेंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 48/52। फिर वो पत्ता हम वापस रख देंगे गड्डी में, और दोबारा हम इक्का नहीं निकालेंगे, तो प्रायिकता हो जाएगी 48/52। ठीक है, काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 13। सेम यहाँ 12 और 13, 12 12 गुणा 144 और 13 13 की 169। तो भाई यहाँ प्रायिकता क्या हो जाएगी, 144/169 हो जाएगी। अब आप आ जाओ x बराबर 1 पर। एक का मतलब है कि भाई दो पत्ते निकाले हैं, कोई एक इक्का निकल आए आपसे। भाई दो पत्ते निकाले हमने, उसमें से कोई एक इक्का निकल आए, तो उसे हम कहेंगे कि हाँ भाई वो x बराबर 1 हो गया। अब देखना कोई एक इक्का निकलने की क्या बात हो गई, जैसे आपने मान लो कि पहला पत्ता निकाला,
और वो इक्का निकल आया तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/52। अब दूसरा पत्ता निकाला और इक्का नहीं निकला तो हो जाएगी 48/52। हो सकता है ना भाई, दो पत्ते निकालने हैं तो पहला इक्का निकला दूसरा इक्का नहीं निकला। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद पहला इक्का ना निकले दूसरा इक्का निकले, तब भी तो एक इक्का निकल आएगा ना। तो यहाँ पर दो चांस हो जाएंगे। समझ गए आप कि पहली बार में इक्का निकला दूसरी बार में नहीं निकला, या लग गया है तो प्लस लगाना पड़ेगा। पहली बार में इक्का नहीं निकला और दूसरी बार में इक्का निकल आया, तो इसे भी सरल करना पड़ेगा जैसे हमने पीछे सरल किया था। इस प्रकार से ध्यान देना, यहाँ 12 और यहाँ 13, यहाँ 13 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 12 24, और नीचे तो 169 ही हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 24/169। तो x बराबर 0 हो गया, x बराबर 1 हो गया। अब आ जाओ x बराबर 2 पर। इसका मतलब है अगर आप दोनों इक्के निकाल दो, भाई ये भी संभव है कि आप दो पत्ते निकालने जा रहे हो और आप दोनों इक्के निकाल दो, क्या प्रॉब्लम है। तो इसके लिए px का मान क्या हो जाएगा, पहला पत्ता निकालो और बाई चांस इक्का निकल आए, दूसरा पत्ता निकालो और वो फिर से इक्का निकल आए, तो प्रायिकता हो जाएगी 4/52 गुणे 4/52। हल करोगे तो 1/169 आ जाएगी। तो भाई टेबल में आपको मान लिखना पड़ेगा। तो टेबल तो आपको मिल गई, तो ये हमारी हो गई प्रायिकता बंटन। और x क्या है, x है यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल। दो चीजें क्लियर हो गई। यहां से देख लो, px का मान जोड़ करना एक के बराबर होगा। देखो हर सब में बराबर है, 144 और 24 168, और एक 169। 169/169 उत्तर आ जाएगा एक के बराबर। अर्थात अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आंसर जो है वो एक के बराबर आ जाएगा। और ये प्रायिकता बंटन इसका मतलब सही है, वैलिड है। क्लियर हो गया। अब आपसे यही पूछ दे कि भाई जरा इसका माध्य बताओ। ठीक है, माध्य एक्स बार भी कह सकते हो या एक्सपेक्टेशन ई एक्स भी हम लोग उसे बोल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्स और पी एक्स की ना हम लोग गुणा कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 गुणे 144/169 प्लस 1 गुणे 24/169 और प्लस 2 गुणे 1/169। सरल करो, ये तो शून्य हो जाएगा, ये वाला देख लो। 24/169 प्लस 2 एकम 2, 2/169 और जोड़ दो तो आ जाएगा 26/169। काट दो, 13 दूनी 26 और 13 13। तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 2/13। तो जो ऊपर वाली टेबल है ना, वहां अगर आप एक्स बार या जिसे आप ई एक्स भी कहते हो उसका मान आ जाएगा 2/13। ये हो जाएगी आपकी भाई प्रत्याशा, कि दो दो इक्के निकलेंगे उसकी प्रत्याशा, एक्सपेक्टेशन क्या होगी, 2/13 होगी। तो भाई यहाँ पर ना इस सवाल में हमने आपको तीनों ही चीजें बता दी। पहली बात तो x क्या होता है, उसका मान कैसे होता है, फिर x के आधार पर आप px का मान कैसे निकालते हो, फिर टेबल कैसे बनाते हो, फिर टेबल को चेक कैसे करते हो कि वो वैलिड टेबल है या नहीं, और फिर जब टेबल बन जाती है तो टेबल के आधार पर आप भाई जो माध्य है एक्सपेक्टेशन है वो कैसे निकालते हैं। पूरा क्लियर हो गया ना। अगर ये सब क्लियर हो गया है तो आपको हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 13.4, ठीक है, उसकी भाई शुरुआत करेंगे।